नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाय राहुल पर। तो हमारी ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसका ये 8वां लेक्चर है, जिसमें चैप्टर वन चल रहा है, जिसका नाम इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है। अब तक हमने इन्वेस्टर्स और एंड देयर फाइनेंशियल गोल्स देखा है। देन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट एसेट क्लासेस पर हमारा वीडियो आ चुका है। इन्वेस्टमेंट्स रिस्क क्या होती है, उस रिस्क को मेजर एंड मैनेज करने की स्ट्रेटेजीज क्या है। देन बिहेवियरल बायसेस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग क्या होती है, यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्क प्रोफाइलिंग, और शायद इसके बाद कल जो लेक्चर होगा वो इस चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर होगा। ओके, यानी 9 लेक्चर्स में चैप्टर 1 क्लोज, अभी चैप्टर 2 शुरू होगा, जहाँ से एक्चुअल अभी आपकी पढ़ाई शुरुआत होगी। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या होता है रिस्क प्रोफाइलिंग। तो रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि रिस्क को प्रोफाइल करना। ये किसका काम है? ये हमारा काम है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। जब आप किसी को इन्वेस्टमेंट्स की एडवाइस करने जाओगे म्यूचुअल फंड्स की, तो हमें हमारे इन्वेस्टर्स को जज करना होता है। जज मीन्स देखना पड़ता है कि उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है। ओके, सो कुछ नहीं, 3 सवालों के जवाब ढूंढना होता है। द नीड टू टेक रिस्क, रिस्क क्यों लेना चाहता है? तो भैया रिस्क इसलिए लेना चाहता है क्योंकि पैसे कमाना चाहता है। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। तो पहले सवाल का ये जवाब हो गया, द नीड टू टेक अ रिस्क, तो पैसे कमाना है इसलिए रिस्क लेनी है। दूसरा, एबिलिटी टू टेक रिस्क। एबिलिटी ये बिलोंग करती है पैसे को, फाइनेंशियल एबिलिटी, कि कितने पैसों की रिस्क ले सकते हैं। ओके, एंड देन तीसरा है द विलिंगनेस टू टेक अ रिस्क, यानी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी क्या है आगे वाले की रिस्क हैंडल करने की। ओके, तो पहला है द नीड टू टेक रिस्क, क्यों रिस्क लेना चाहता है? तो भैया पैसे बनाने इसीलिए। एबिलिटी टू टेक रिस्क, तो फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, कितने रुपए तक लगा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज विलिंगनेस टू टेक रिस्क, मतलब साइकोलॉजिकल कैपेसिटी क्या है रिस्क को हैंडल करने की। ओके, तो ये सब सवालों के जवाब ढूंढना और इस तरीके से करना, इसको हम लोग बोलेंगे रिस्क प्रोफाइलिंग करना। देर आर वेरियस अप्रोचेस टू क्रिएटिंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर्स। ओके, अभी बहुत सारे अप्रोचेस है अगर रिस्क प्रोफाइल करना इन्वेस्टर्स की। द डिस्ट्रीब्यूटर इज फ्री टू चूज, अभी वो हमें चूज करना है। जब हम किसी इन्वेस्टर्स को कोई प्रोडक्ट यानी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं या समझाने जा रहे हैं, तो उसको कितनी रिस्क लेनी चाहिए ये हम जान लेंगे कि आगे वाले की फाइनेंशियल एबिलिटी कितनी है रिस्क लेने की। ओके, साइकोलॉजिकल कैपेसिटी क्या है रिस्क लेने की, उस हिसाब से हम उनके पैसे जो है निवेश करवाएंगे, उस हिसाब से हम अप्रोच कराएंगे। ओके, हमारी मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी खुद की एक मेथड भी हो सकती है, या जो बाकी के जो अप्रोचेस है उसे भी हम लगा सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग असेट अलोकेशन। अब ये क्या होता है? The basic meaning of asset allocation is to allocate an investor's money across assets category in order to achieve some objective. देखिए, अभी इन्वेस्टर्स है, उनका ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं, उसकी कैलकुलेशंस क्या होती है, वो हम अब तक सीख चुके हैं। अब अगर कोई इस चैनल पे नया है तो वो प्लीज़ पिछले वीडियो देखते हुए आए, तो आपको पूरी सीरीज समझ में आएगी। ओके, तो असेट अलोकेशन क्या है कि अभी किसी इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव है, कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, उसे पूरा करने के लिए हम जो अलग अलग जगहों पे उनके पैसे निवेश करके देंगे, दैट इज असेट अलोकेशन। इन रियलिटी मोस्ट इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो वुड हैव द मनी अलोकेटेड अक्रॉस वेरियस असेट्स कैटेगरी, और रियलिटी में देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे लोगों के पैसे लगे हुए होते हैं। हाउएवर इन मेनी सच केसेस द सम मे बी डन विदाउट एनी प्रोसेस और रैशनल बिहाइंड इट। अभी कुछ के पीछे प्रोसेस नहीं रहती है, कोई ऐसे ही उनमें पैसे निवेश कर देता है। असेट अलोकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग मनी अक्रॉस वेरियस असेट्स कैटेगरी इन लाइन विद द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। अब असेट अलोकेशन की जो प्रोसेस है
वो एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उस हिसाब से उसे प्लान करके डाला जाता है. द अंडरलाइन वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, इट इज़ अ प्रोसेस विच ऑलवेज इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स. तो ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस आ गई तो एक स्टेप्स आ गई. एंड दो स्टेप्स शुड नॉट बी इग्नोर और स्किप. और उन स्टेप्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते और स्किप भी नहीं कर सकते. सेकेंड, द होल आइडिया बिहाइंड असेट अलोकेशन इज टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव. अब हम असेट अलोकेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों अलग अलग जगहों पे पैसे लगाने वाले हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा तय है, एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव तय है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए. विच एवर अप्रोच वन सिलेक्ट, वन मस्ट गो थ्रू द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. अब कोई भी अप्रोच हम इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारा खुद का बनाया हुआ है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का खुद का बनाया हुआ भी, लेकिन वो रहेगा स्टेप बाय स्टेप और एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. अभी मेन दो अप्रोचेस है, एक है स्ट्रैटेजिक एसेट अलोकेशन और दूसरा है टैक्टिकल एसेट अलोकेशन. तो पहले देखते हैं स्ट्रैटेजिक. इसमें हम स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं. इज अलोकेशन अलाइन टू द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इंडिविजुअल, इट कंसिडर द रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम द पोर्टफोलियो टू अचीव द गोल. अभी देखो, हम यहाँ पर ये जो भी अलोकेशन कर रहे हैं, जो जहाँ भी पैसे लगा रहे हैं, वो हमारे एक फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए. ओके, गिवन द टाइम होरिजन अवेलेबल फॉर द कॉर्पस टू बी क्रिएटेड एज द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इंडिविजुअल, और उस विद इन अ समय के लिए. इन अदर वर्ड, it is an approach to maintain a target allocation across various asset categories. Such a target asset allocation across the asset categories decided based on the analysis of the need of the risk aptitude of the investors. अभी जो भी टारगेट, जो भी फाइनेंशियल गोल हमने बनाया है और जो भी असेट कैटेगरी में हम निवेश करने वाले हैं, वो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के, उसके रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रख के. Such an analysis would help a mutual fund distributor to arrive at allocation between various assets category in percentage. This percentage target is also called a strategic asset allocation. अभी कैसा होता है कि कोई इन्वेस्टर्स है जो रिस्क लेना चाहता है, उसकी उम्र भी कम है, काफ़ी रिस्क लेना चाहता है, तो हम जनरली ऐसे लोगों के पैसे इक्विटी में डालते हैं. किसी की एज ज़्यादा है, थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो थोड़ा पैसा इक्विटी में डालते हैं, थोड़ा डेट में डालते हैं. तो ये हो गया स्ट्रैटेजिक एसेट अलोकेशन, थोड़ा बैलेंस हो जाता है. ओके, टैक्टिकल एसेट अलोकेशन. एज अपोज टू द स्ट्रैटेजिक एसेट अलोकेशन, वन में चूज टू डायनामिकली चेंज द अलोकेशन बिटवीन द एसेट कैटेगरी. ओके, तो ये थोड़ा अलग होता है स्ट्रैटेजिक से. द पर्पज ऑफ सच एन अप्रोच मे बी टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड बाय वेरियस मार्केट एट डिफरेंट पॉइंट एट टाइम. अब टैक्टिकल में कैसे कि थोड़ा टैक्टिक्स लगाते हैं, यहाँ पैसा नहीं बन रहा है तो कहीं और डालने का. बट द प्राइमरी रीजन फॉर डूइंग सो इट्स टू इम्प्रूव द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है पैसा बढ़ना चाहिए इन्वेस्टर का. इन अदर वर्ड, द अटेम्प्ट इज टू आइदर रिड्यूस द पोर्टफोलियो. अब ये टैक्टिकल एसेट अलोकेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो, ठीक है, या फिर रिटर्न्स जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, या फिर पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो जैसे का वैसा रहा, लेकिन पैसे बढ़ने चाहिए. मतलब इन अदर वर्ड्स, द अटेम्प्ट इज टू आइदर रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिटर्न. या तो पोर्टफोलियो का रिस्क कम करो रिटर्न्स को कॉम्प्रोमाइज न करते हुए, या फिर पोर्टफोलियो का रिटर्न्स बढ़ा दो रिस्क विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क न बढ़ाते हुए. टैक्टिकल एसेट अलोकेशन इज ऑल्सो रेफर्स टू एज ए डायनामिक एसेट अलोकेशन. इसे डायनामिक एसेट अलोकेशन भी कहा जाता है. टैक्टिकल एसेट अलोकेशन इज टिपिकली सुटेबल फॉर सीजनल इन्वेस्टर्स. सीजनल इन्वेस्टर्स के लिए टिपिकली ये चलता है, सुटेबल है. अब रीबैलेंसिंग क्या होता है? एंड इन्वेस्टर्स में सिलेक्ट एनी ऑफ द एसेट अलोकेशन अप्रोच, हाउएवर देयर मे बी अ नीड टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एसेट अलोकेशन. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट with the strategic allocation. In that case, the asset allocation is likely to change periodically. Since the different assets may not move together in the same direction and may not move equally even when the direction is the same, is such a case, it is quite possible that the current asset allocation may be different from the target allocation. What should one do in such a scenario? देखो, जैसे स्ट्रैटेजिक अलोकेशन है, इस केस में क्या होता है कि असेट अलोकेशन जो कर रखा है वो टारगेट को पकड़ के कर रखा है, वो सेम डायरेक्शन में भी चल रहा होगा लेकिन आगे पीछे चल रहा है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है उस दिशा में है लेकिन पीछे चल रहा है. तो इस केस में क्या करना है?
Well, many practitioners advocate that the portfolio should be rebalanced to restore the target asset allocation. तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे अभी दो कैटेगरी है, ए और बी. ओके, दोनों में जो है अज्यूम दैट द टारगेट एसेट अलोकेशन, यहाँ पर इन्वेस्टर्स का आधा आधा पैसा लगा है, ए में भी और बी में भी, और वो पैसा मान के चलिए 1000 रुपये लगा है. तो कैटेगरी ए में 1000 रुपये, कैटेगरी बी में 1000 रुपये, और ए जो है वेंट अप बाय 20%. ए कैटेगरी का पैसा 20% से बढ़ गया, यानी वो 1200 हो गया. 1000 का 20% 1200. वेर एज असेट बी वेंट डाउन बाय 5%, और बी में 5% से घट गया, तो वो 950 हो गया. तो इस केस में क्या करेंगे कि ए का थोड़ा सा बेच देंगे और बी का थोड़ा सा बाय कर लेंगे और इसको बैलेंस कर लेंगे. दिस इज द रीबैलेंसिंग. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है. As we can see here, the asset A which has gone up is sold and B which has gone down is bought. अभी बताया मैंने. The rebalancing approach cannot work very well over the years when the various assets category go through many market cycle of ups and downs. बराबर लंबे समय के लिए काम का नहीं है, काम नहीं करेगा क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर नीचे होते रहता है. On the other hand, one may also needs to do a rebalancing of the asset allocation when the investor situation changes, thus the needs to the risk appetite might have changed. अगर इन्वेस्टर्स का रिस्क एप्टीटाइट चेंज होता है तो इसको करने की आवश्यकता है, अदरवाइज नहीं, रीबैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है. ओके, विद द पर्पज ऑफ इंश्योर इन्फॉर्मिटी अक्रॉस म्यूचुअल फंड, सेबी हैज प्रोवाइडेड द टाइमलाइंस फॉर रीबैलेंसिंग ऑफ स्कीम. सेबी ने टाइमलाइन दे रखी है. इन द इवेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मैंडेट such mandate asset allocation mentioned in the SEED due to passive breach of instance not arising out of omission and commission, mandate rebalancing period for all schemes other than index fund and exchange traded fund is 30 business days. However, the mandate rebalancing period is not applicable to the overnight fund. Okay, यानी ओवरनाइट फंड में एप्लीकेबल नहीं है. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड में आप रीबैलेंसिंग कर सकते हो 30 बिजनेस डेज में. तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया है. अभी कल के लेक्चर में हम ये डू इट योर सेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प लेंगे, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा कल का. तो बने रहिए क्लास में और रिकमेंड करिए अपने दोस्तों को अगर वो म्यूचुअल फंड